हेलो गाइस, आज हम सैम का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सैम की दो इम्पोर्टेंट इंटिटी होती है, एक क्वेसियोरकर और मरेस्मस। क्वेसियोरकर और मरेस्मस के लिए जो थ्योरीज थी कल हमने बताया था, तो अब इनका एक डिफरेंस पूछा जाता है जो कि इम्पोर्टेंट है। तो मरेस्मस के लिए क्या था, लेस देन 1 ईयर में कॉमन है, ये था 1 to 4 ईयर में। इसमें हिपैटोमिगेली था, फैटी चेंजेस था, इडिमा था। ये सारी चीज़ें मरेस्मस में नहीं थी। इसमें जो बच्चा होता है वो इरिटेबल होता है। इसमें जो बच्चा होगा लिथार्जी होगा, ठीक है। ये प्रोटीन डिफिशियंसी के कारण होता है। ये प्रोटीन प्लस कैलोरी। अब आप इसको लिखना होगा तो 1 पॉइंट ये हो गया, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, तो आपका एक टेबल बन जाएगा डिफरेंस, ठीक है। बड़े आराम से अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएगा। और ये डिफरेंस एग्जाम में नीट में पूछेगा तो क्या डिफरेंस है, अलग अलग ऑप्शन आपको आता है तो कर ले जाएंगे। उसके बाद क्या होता है कि क्वेसियोरकर का ट्रायड होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। जैसे क्वेसियोरकर का ट्रायड होता है वैसे मरेस्मस का ट्रायड होता है। तो उसका निमोनिक जेम होता है GEM। जी से होता है ग्रोथ रिटार्डेशन। ट्रायड का क्वेसियोरकर का पहला पार्ट है ग्रोथ रिटार्डेशन, दूसरा पार्ट है ट्रायड का इडिमा, इस इडिमा। एम से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मेंटल चेंजेज होता है, ठीक है। मेंटल कहीं कहीं लिखा रहेगा अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, ठीक है। अब मेंटल चेंजेज होगा, वही चीज जो इरिटेबिलिटी होता है, इरिटेबल रहेगा, ठीक है, वही मेंटल चेंजेस। ये ट्रायड होते हैं। अब आप देखिए मरेस्मस का ट्रायड क्या, ग्रोथ रिटार्डेशन, क्योंकि माल न्यूट्रिशन है, अंडर न्यूट्रिशन, तो दोनों में ग्रोथ रिटार्डेशन कॉमन है। ध्यान दीजिए, मैंने बताया था, पैथोफिजियोलॉजी से एक्सप्लेन भी किया था अलग अलग चीज के। सबक्यूटेनियस फैट लॉस, ट्रायड का यहाँ दूसरा पॉइंट है सबक्यूटेनियस फैट लॉस। एम से होता है मसल बेस्टिंग या मसल लॉस, तो इसका निमोनिक होगा GSM, ग्रोथ रिटार्डेशन, सबक्यूटेनियस फैट लॉस और मसल वेस्टिंग। ये ट्रायड दोनों के पूछे जाते हैं। अब चूंकि इसमें इडिमा होती है तो इसके इडिमा के बेसिस पे क्वेसियोरकर की ग्रेडिंग होती है, ठीक है। ग्रेडिंग 4 ग्रेडिंग होती है। इसमें क्या होता है, मसल बेस्टिंग होता है, तो इसके बेसिस पे मरेस्मस की ग्रेडिंग होती है। एक पॉइंट और याद हो, जो इसमें अभी हम हेड टू टो एग्जामिनेशन बताएंगे, तो इसमें जो क्वेसियोरकर में होता है, इसमें मून फेस होता है। कैसा फेस? मून फेस मिलता है। इसमें होता है जो होता है ओल्ड मंकी लाइक फेस, ओल्ड मंकी लाइक फेस होता है। तो इसमें मंकी फेस बोल सकते हो, इसमें मून फेस होता है, ठीक है। इसमें 2 चीज और मिलती है, एक फ्लैकी पैंट डर्मेटोसिस और होता है फ्लैग साइन, ठीक है। फ्लैग साइन, ये 2 चीजें एक्स्ट्रा होती हैं, यहीं पे हम बता दे रहे हैं। एक होता है फ्लैकी पैंट स्किन चेंज, वैसे हम उसमें बताएंगे अभी क्या ना, फ्लैकी, ठीक है। हाइपर पिगमेंटेशन, हाइपो पिगमेंटेशन इसमें होता है, ठीक है। वो न्यूट्रिशनल होता है, न्यूट्रिशन के कारण, ठीक है। और जो हमने बताया था कि फ्री रेडिकल डैमेज, तो फ्री रेडिकल जब डैमेज होते हैं तो क्या होता है, पिगमेंटेशन लॉस होता है, और जब नहीं डैमेज करते हैं तो नॉर्मल होता है, ठीक है, बीच में। और जो तुम्हारा हेयर का चेंज होता है फ्लैग साइन, फ्लैग साइन में क्या होता है, कुछ जगह हाइपर पिगमेंटेड होंगे, कुछ जगह हेयर उसमें हाइपो हाइपर, हाइपो हाइपर, झंडे में जैसे डिफरेंट कलर का होता है। ऐसा होता क्या है कि सैम के बच्चे मोस्टली में होते हैं, क्या होते हैं, इनकी एपेटाइट तो ठीक ठाक होती है। जब इनको यूजुअली क्या होता है, पॉवर्टी होता है या फूड इनको सही मिला, जब इनको फूड अच्छा मिलेगा, न्यूट्रिशन अच्छा मिलेगा, तो अच्छा हेयर ग्रोथ किया। उसके बाद इनका न्यूट्रिशन पुअर हुआ, उसमें हाइपो पिगमेंटेड होगा, फिर क्या हुआ, ग्रोथ अच्छा मिला, न्यूट्रिशन अच्छा मिला, फिर हाइपर, तो हाइपर पिगमेंटेड हाइपो पिगमेंटेड होते रहते हैं। कारण क्या है, मैंने कारण बताया क्यों मिलते हैं, तो उसको बोलते हैं फ्लैग साइन। फ्लैग साइन क्या होता है, फ्लैग साइन। ये 2 F2F एक्स्ट्रा याद रखना है क्वेसियोरकर के लिए, ठीक है। तो अब आते हैं ग्रेडिंग पे। जैसा कि मैंने बताया क्वेसियोरकर की ग्रेडिंग इडिमा के बेस पे है। तो बाइलेटरल पीडल इडिमा, मैंने कारण बताया, किडनी वाला काज बताया था, हार्ट वाला काज बताया, लीवर वाला कि क्यों इडिमा होता है।
तो अगर सिर्फ पैर में इडिमा है तो आपको ग्रेड 1 रहेंगे, ठीक है। ग्रेड 2 में हो क्या, पीडल इडिमा रहेगा प्लस उसको फेशियल इडिमा भी हो जाएगा। पैर प्लस फेशियल इडिमा, देखो कैसे शुरू हुआ, पहले यहाँ हुआ फिर यहाँ पे फेस पे, अब देखना अब नीचे जाएगा। दूसरा पॉइंट देखो, चेस्ट एंड पैरास्पाइनल। हाँ ध्यान दीजिएगा, ये पीडल इडिमा फेशियल इडिमा तो होगा ही, समझ रहे हो, ऐसा नहीं ध्यान देना। स्टेज 3 में क्या होगा, पीडल प्लस फेशियल तो होगा ही, प्लस चेस्ट और पैरास्पाइनल। चेस्ट ये है, ठीक है, पैरास्पाइनल स्पाइनल के अलांग हो जाएगा, पीछे की बात कर रहा है, तो चेस्ट और पैरास्पाइनल हो जाएगा स्टेज 3। स्टेज 4 क्या होता है, एसाइटिस, एब्डोमिनल कैविटी में भी फ्लूइड का कलेक्शन हो जाएगा। तो सिंपल से याद करना है, नीचे पीडल, उसके बाद ऊपर आ जाए, ऊपर से फिर सीक्वेंस फॉलो करना, फेशियल, चेस्ट, पैरास्पाइनल और एसाइटिस, ठीक है। एडिमा, क्योंकि इसमें एडिमा होता है, एडिमा के बेसिस पे ग्रेडिंग होता है, दोनों में 4 ग्रेड है। अब उसके बाद इसमें मसल बेस्टिंग के स्टेज पे ग्रेडिंग है, इसके भी 4 ग्रेड, दोनों के ट्रायड है, दोनों के 4 ग्रेडिंग है, ठीक है। ये के एलिजाबेथ में तुम्हारे घई में नहीं दिया है, अच्छी बुक है, स्टैंडर्ड बुक, वहाँ पे दिया है, ये वाइवा आपका अच्छा होता है तो पूछा जाता है। तो ग्रेडिंग 1 में क्या है, ग्रोइन और एक्जिला। एक्जिला आपका ए पार्ट है और ग्रोइन जेनाइटल के अराउंड जो पार्ट है बोरिंग। तो एक्जिला और ग्रोइन से स्टेज 1 में फैट लॉस होगा, फैट यहाँ से लॉस होगा। उसके बाद स्टेज 2 में ध्यान देना है, ग्रोइन और एक्जिला तो रहेगा ही, प्लस, ठीक है, बटक एंड थाई, ठीक है, बटक एंड थाई रीजन। जो मैरेस्मस की ग्रेडिंग है वो मसल बेस्टिंग के बेस पे है। पहला ग्रेड में ग्रोइन और एक्जिला से मसल बेस्टिंग है, दूसरे में ग्रोइन एक्जिला तो रहेगा प्लस बटक एंड थाई हो जाएगा, बटक ये रीजन और थाई ये रीजन, ठीक है। नेक्स्ट में चेस्ट और एब्डोमेन, चेस्ट और एब्डोमेन से भी मसल लॉस होंगे। थर्ड में ऊपर वाले तो रहेंगे, और नेक्स्ट होता है फोर्थ में बक्कल पैड ऑफ फैट, ये जो बक्कल है ना यहाँ से, तो फेस से फैट सबसे बाद में, फैट या मसल बेस्टिंग सबसे लास्ट में होती है। एक्चुअली मसल और सबक्यूटेनियस टिश्यू दोनों के बेस पे होता है, ठीक है, तो सबसे बाद में। इसीलिए जब यहाँ से जब लॉस हो जाता है तो कैसा हो जाता है, ओल्ड मैन फेसिस, ठीक है, ओल्ड मैन फेसिस जो बोलते हैं, ओल्ड मैन या ओल्ड मंकी फेसिस, ठीक है। इसमें मून फेसिस क्योंकि इडिमा टाइप का होता है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हुई आपका, ये क्या है कैसे, अब आएगा तो आप बड़े आराम से वो कर लोगे। ट्रायड अगर शार्ट नोट भी क्वेश्चन पे आता है तो आप क्वेश्चन के ट्रायड ये चीज़ें तो रिटर्न में लिख लेना है, और उसके बाद ग्रेडिंग, अगर इस पे शार्ट नोट अलग अलग करते हो, डिफरेंस आए तो डिफरेंस होगा। अब इसमें पीजी में कोई क्वेश्चन आए तो सब हो जाएगा आसानी से, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है सैम में हिस्ट्री क्या होगी। तो हिस्ट्री वो हम केस वाइज भी डिस्कस करेंगे, बेसिक वो बता देंगे। जैसे मैंने हिस्ट्री के पॉइंट बताए थे, डीसी पैदिन फैस, तो डी से था डेमोग्राफी, सी से था चीफ कंप्लेंट, पी से था प्रेजेंट, पास्ट, एंटीनेटल, नेटल, पोस्टनेटल, डेवलपमेंटल हिस्ट्री, इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री, न्यूट्रिशनल एंड डाइटरी हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री एंड सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री। 6 यहाँ थे, 2 यहाँ से, टोटल 10। मैंने 10 पॉइंट जो जनरल एग्जामिनेशन बताए हैं, 10 पॉइंट हिस्ट्री के और 10 पॉइंट एग्जामिनेशन के बताए थे। तो पहला डेमोग्राफी, डेमोग्राफी में एज आता है। एज क्या मैंने बताया था कि 1 साल से कम में मैरेस्मस ज़्यादा कॉमन है, 1 से 4 साल में क्वेश्चन ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। तो ये उसका सिग्निफिकेंस तो देखना है, हालांकि ये कोई वो नहीं है, 1 से 4 साल में भी वो मिल सकते हैं वैसे, लेकिन यूजुअली ऐसा देखा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है बर्थ स्पेसिंग। बर्थ स्पेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे 2 बच्चों के बीच में जो गैप होना चाहिए, ऐसा बोला जाता है मिनिमम 3 ईयर का होना चाहिए, ताकि जो मदर हो वो फिर से बर्थ के लिए, नेक्स्ट बर्थ के लिए अपने आप को, बॉडी को प्रिपेयर कर सके। और अगर ऐसा नहीं होगा तो बहुत सारे जैसे होते हैं कि 24 साल की एज है, बहुत सारे फीमेल आती है 24 साल की एज है, 18 साल में शादी हुई, उनके 5 बच्चे, मतलब पर ईयर 1 बच्चा, तो क्या होता है बॉडी एडाप्टेशन नहीं होगा, तो वहाँ पे माल न्यूट्रिशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। जैसे एक मैंने इतिहास में पढ़ा था कि जो शाहजहाँ थे, शाहजहाँ, उनकी वाइफ मुमताज़ महल 32 साल की अवस्था में एक्सपायर कर गई थी, ठीक है, और उनके 16 बच्चे थे। अगर शादी हुई होगी 16 साल में, मान लो 16 साल में, तो समझो 16 साल, 16 दूना 32, मतलब हर साल एक बेबी, समझ रहे हो ना।
तो बॉडी भले राजा महाराजा हो लेकिन न्यूट्रिशन तो चाहिए ना, भले उनके पास वो है लेकिन बॉडी का अडाप्टेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे इस चीज का मतलब एक वैसे याद आ गया, बता दिए, ठीक है। तो बर्थ स्पेसिंग इसलिए कहते हैं 3 साल का मिनिमम होना चाहिए। अगर इससे कम होगा, बर्थ स्पेसिंग कम है 2 बच्चों के बीच में, तो सैम होने के चांस इंक्रीज रहेंगे, ज़्यादा रहेंगे। दूसरा एक होता है कॉन्सेंगुइटी। कॉन्सेंगुइटी का मतलब होता है अगर क्लोज रिलेटिव में शादी हुई तो क्या होगा, जो ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज हैं और जो मेटाबॉलिक डिजीज हैं उनके एक्सप्रेस होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। और अगर किसी को ऑटोसोमल या रिसेसिव डिजीज होंगे तो खाना पीना सही से नहीं कर पाएगा, ठीक है, उसकी एक्टिविटी सही से नहीं रहेगी, तो वो सैम में, ये ऑटोसोमल रिसेसिव मेटाबॉलिक डिजीज ज़्यादा होंगे तो सैम में जाने के चांस ज़्यादा रहेंगे। तो इस तरह के कोई हिस्ट्री में से। तीसरा चीज़ है जेंडर। जेंडर ऐसा देखा गया है कि फीमेल में माल न्यूट्रिशन ज़्यादा है, क्योंकि कितना भी लगे आज भी जेंडर इक्वलिटी की बात की जाती है लेकिन है नहीं। स्पेशली बहुत सारे बच्चे आते हैं, जैसे 5वां बच्चा है तो पूछो उनसे कि क्यों 4 बच्चे थे ऑलरेडी, सब बबुनी रह ले, मतलब चारों फीमेल थी इसलिए 5वां कर रहे हैं। तो मतलब मेल बेबी के चक्कर में ये चीज़ होता है। तो अगर फीमेल है तो ये होता है। दूसरी अगर फीमेल है तो रिलेटिवली नेग्लेक्ट, चाहे उसका हर चीज़ में, खाने से लेके और सारी चीज़ में। अब जैसे हम लोग ऐसे अच्छे एजुकेटेड उसमें हैं तो यहाँ पे नहीं होता, लेकिन जब आप रेजिडेंसी में आओगे, हिस्ट्री लोगे तो ये चीज़ देखोगे बहुत कॉमन है। तो इसलिए रिलेटिवली जेंडर में क्या है, फीमेल में माल न्यूट्रिशन थोड़ा सा ज़्यादा कॉमन है। तीसरा है रेजिडेंसी। नेक्स्ट पार्ट था रेजिडेंसी। रेजिडेंसी पहले था हिमालयन बेल्ट जो था, हिमालयन बेल्ट जो था यहाँ पे आयोडीन डिफिशियंसी के कारण थोड़ा सा ज़्यादा मिले थे, लेकिन अब तो आयोडाइज साल्ट हम लोग खा रहे हैं तो ये वाला पार्ट अब नहीं रह गया है, ठीक है। तो आपका डीमोग्राफी में कैसे कैसे मतलब माल न्यूट्रिशन को या सैम को इफेक्ट करते हैं वो चीज़ है, ये चीज़ आपको मिल सकती है, वैसे हिस्ट्री लेना है। दूसरी चीज़ प्रजेंट चीफ कंप्लेन। चीफ कंप्लेन में यूजुअली क्या होगा, नॉट गेनिंग वेट के साथ आएगा। पेशेंट आएगा, मदर बताएगी सर इसको 2 महीने 4 महीने 6 महीने से वेट गेन नहीं हो रहा है, वजन नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, ये कंप्लेन होगा। अब उसके साथ अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होगा तो जैसे मान लो निमोनिया होगा तो फीवर, कफ, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। अगर डायरिया होगा तो लूज स्टूल की दे रहे होंगे, 10 दिन से दिन में 7 बार लूज स्टूल कर रहा है, तो उसके साथ ये तो एसोसिएटेड। और ज़्यादा बड़ा कंप्लेन क्या हो, ये 4 महीने 5 महीने 6 महीने नॉट गेनिंग वेट, इसके साथ ये छोटा सा कंप्लेन होगा या उसको बार बार हो रहा होगा, ठीक है। तो आपको ये चीफ कंप्लेन में ये तो रहेगा ही नॉट गेनिंग वेट, उसके कारण जो कॉम्प्लिकेशन रहेगा वो आपको जो उसमें मिलेगा उस पेशेंट पे लेना रहेगा। तो चीज़ है प्रजेंट इलनेस में हम यही सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। पास हिस्ट्री में क्या हो सकता है वो बार बार निमोनिया कारण, क्योंकि मैंने बताया था इम्यूनिटी कम हो रही थी, इन्फेक्शन के चांस, जीआईटी वाला सब रिलेट करके इन्फेक्शन के चांस ज़्यादा हो सकता है, उसको टीबी हो रहा हो, बहुत सारा निमोनिया हो रहा है, बार बार हॉस्पिटलाइजेशन या बार बार बीमार होने की हिस्ट्री रहेगा, ठीक है। एंटीनेटल, नेटल और पोस्ट नेटल हिस्ट्री में एंटीनेटल में क्या होगा कि जैसे क्या होता है, आपने अगर किसी मदर को टॉर्च इन्फेक्शन होगा तो बच्चे में चांसेस ज़्यादा है। अगर मदर में ही माल न्यूट्रिशन है तो उसके बच्चे में सैम का चांस, प्रेगनेंसी में वेट गेन सही से नहीं हुआ, ठीक है। ऐसा बोला जाता है कि अगर किसी प्रेगनेंसी में नॉर्मल वेट जो होता है 11 kg होता है, 1 5 5 ये ट्राइमेस्टर वाइज होता है, 1 + 5 + 5 टोटल 11 kg। अगर किसी प्रेगनेंसी में जो उसका नेट वेट गेन है 7 kg या उससे कम है, 7 किलो से कम है, तो उस बच्चे, उस मदर का, जिसका मदर का वेट 7 kg से कम है, उसमें प्रेगनेंसी के दौरान अगर वेट इससे कम गेन हुआ है, आपने पहले वेट लिया, उसके बाद देखा 7 किलो से कम गेन हुआ, उसके बच्चे में सैम होने के चांस ज़्यादा है, माल न्यूट्रिशन होने के चांस ज़्यादा होता है, या टॉर्च इन्फेक्शन है या मदर को माल न्यूट्रिशन है। तो ये हो गया आपका एंटीनेटल हिस्ट्री। नेटल हिस्ट्री में यूजुअली क्या करते हैं हम, ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए, ठीक है। किसी कारणवश से उसने ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराया, ठीक है, काऊ, गोट, बुफेलो मिल्क बहुत पिलाते हैं और इसमें भी क्या करते हैं, पानी मिला के डाइल्यूशन। और अगर ये सब नहीं है तो बहुत लोग, अगर ब्रेस्ट मिल्क फीड करा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत लोग लैक्टोजन, ठीक है, आर्टिफिशियल लैक्टोजन 1 2 ये 6 महीने से कम के लिए, 6 महीने से 12 महीने इसको पिलाते हैं। इसके साथ जो मेजर ड्रॉबैक क्या है, ये दूध बुरा नहीं है, लैक्टोजन नहीं बुरा है,
लेकिन इसके साथ जैसे आप हर 2 घंटे में फीड बनाएंगे तो 12 फीड, अब 12 फीड को हर बार आपको वाटर गर्म करके ठंडा करते हैं, ठीक है। हर बार आपका जो जिस यूज कर रहे हैं जो बर्तन, स्टील का बर्तन, उसको हर बार धोना, समझ रहे हो। 2-3 बार धोने में हालत ख़राब हो जाती है, स्पेशली आजकल की जो जनरेशन, न्यू जनरेशन की लेडीज़ हैं, समझ रहे हो ना। अगर 12 बार उसको, और डेली का वो है, तो इसके साथ जो साफ सफाई सैनिटाइजेशन वाला इशू है, दूध में कोई बुराई नहीं है, कुछ ही उसमें ये मदर मिल्क से कम है कुछ चीज़ों में, बाकी लगभग मदर मिल्क के बराबर होता है। लेकिन इसके साथ जो सैनिटाइजेशन वाला प्रॉब्लम है कि हर बार अच्छे से अगर करके अच्छे से सब कुछ बनाया जाए तो ये दूध में कोई बुराई नहीं है। लेकिन एक दिन का नहीं, आपको अगर 6 महीने, तो 6 महीने तक ये काम करना डेली, 12 बार बर्तन नहीं, 10 फीट तो देंगे, 10 बार बर्तन धुलना, वो सारी चीज़ें नीट क्लीन अच्छे से सॉफ्ट से, ठीक है। तो ये वाले पार्ट के कारण बहुत सारे बच्चे इन्फेक्शन, एक तो सैम वाला बच्चा, ठीक है, तो इस पार्ट के कारण उसमें चले जाते हैं अगर ब्रेस्ट फीड नहीं कराएं। ब्रेस्ट फीड के ही तो खास बात, सैनिटाइज आपको कुछ साफ सुथरा नहीं करना है, डायरेक्ट वो सारी बहुत सारी चीज़ें हैं ना। अगर ब्रेस्ट फीडिंग करा रही और काऊ बुफेलो ये सब करा रहे हैं, इसके साथ पर लगा आधा दूध आधा पानी, ठीक है। या अपने घर में है तो तब भी दे सकते हैं, दूसरे के यहाँ ले तो पानी जो दूध वाला होता है वो पानी मिलाया, फिर घर पे आया वो पानी मिलाया, तो सब कुछ पानी पानी हो जाए ना, कोई गाना था, ठीक है, उसी तरह। तो ब्रेस्ट फीडिंग, अब या ब्रेस्ट फीडिंग करा रही लेकिन इन एडुकेसी ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग है, ब्रेस्ट फीडिंग करा रही लेकिन प्रॉपर अमाउंट। अब ब्रेस्ट फीडिंग की एडुकेसी कैसे वो करते हैं, जैसे हमने बताया था कि जो पहले 3 महीने में अगर टर्म बेबी है तो वेट गेन 20 से 30 ग्राम होता है, प्री टर्म है तो 15 से 25 होता है। अगर इस रेंज में वेट गेन नहीं हो रहा है, मतलब वो जो शुरू में वेट लॉस होता है उसके बाद, ठीक है, मान लो प्री टर्म है 15 दिन के बाद और टर्म है 7 से 10 दिन के बाद, वो वेट गेन नहीं कर पा रहा, इसका मतलब फीडिंग सही नहीं है। दूसरा चीज़ है, फीड करने के बाद बच्चा, कोई भी बच्चा फिर, जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो आराम से अच्छी खासी नींद आती है, वैसे बच्चा 2 से 3 घंटा सोएगा, अगर आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद उठ के रोने लगा फीड के लिए, इसका मतलब उसका पेट भरा नहीं, फीडिंग इनएडिक्वेट है, एक। और नॉर्मल बच्चे 6 से 8 बार 6 to 8 टाइम यूरिन पास करते हैं, ठीक है। अगर दूर जाएगा तो यूरिन करेंगे, अगर ये यूरिन कम कर रहे हैं, इससे 6 बार से भी कम कर रहे हैं, इसका मतलब उसको फीड इनएडुकेसी है, प्रॉपर फीड नहीं मिल रहा है, ठीक है। दूसरी एक चीज़ होता है, एक बार जब बच्चा लगता है तो कम से कम 10 से 15 मिनट फीड करना चाहिए। एक बार वो लगा, वो 2 मिनट पे 3 मिनट पे छोड़ दे रहा है, इसका मतलब उसका प्रॉपर फीड नहीं होना चाहिए, फीड नहीं हो पा रहा। ये भी जाना है, बहुत सारे कहते हैं अरे सर दूध तो पीता है, हर 2 मिनट छोड़ के पी रहा है, इसका मतलब एक बार लग के वो 10-15 मिनट पिएगा तभी उसका पेट भरेगा, ठीक है। तो ये 4 एडिक्वेसी ऑफ वेट, तो इस चीज़ आपको हिस्ट्री में पूछना रहेगा कि कितना 6 से 8 बार यूरिन पास करता है। वजन मान लो घर पे है तो वजन तो नहीं करा पाओगे, लेकिन यूरिन कैसे करोगे, कितनी बार डायपर चेंज करती हो, वो बता रही सर 3 बार चेंज करते हैं, इसका मतलब 3 ही बार यूरिन कर रहा है, 1-2 बार मिस भी हो सकता है लेकिन कम है। और सोने का तो बता सकती है कि हाँ सर दूध पीने के बाद 2 घंटा मस्त सोता है, ये तो एडिक्वेसी है। करीब सर 7-8 बार पेशाब करता है, बढ़िया एडिक्वेसी है। अगर नहीं हो रहा है चीज़ें तो है वेट वाला तो आप हो सकता है अगर आसपास हो तो कराती हो तो ठीक है, नहीं तो अगर इंस्टीट्यूशन में है, हॉस्पिटल में, तो आप वेट मॉनिटरिंग कर दो। तो ये एडिक्वेसी, आप ऐसा नहीं कि ब्रेस्ट फीडिंग करा रहा है तो सेम नहीं हो सकता है, अगर इनएडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग होगा तब भी हो सकता है। तो ये नेटल हिस्ट्री में, नेटल हिस्ट्री मान लो किसी को पेरीनेटल एस्फिक्सिया हुआ, भर्ती रहा काफ़ी दिन, तब उसका फीडिंग वो सारी चीज़ें प्रॉब्लम है। कोई CHD है, ठीक है, निमोनिया हो रहा है, ये सारी चीज़ें हैं, नेटल मतलब कांजेनाइटल निमोनिया, ये सब सारी चीज़ें हो रही, कोई कॉम्प्लिकेशन है तो उसकी फीडिंग कम होगी सही से, तो सेम में जाने। पोस्ट नेटल में जो इम्पोर्टेंट बात आ जाती है वो तुम्हारा, इसमें एक चीज़ और, कितने देर में ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट की, यूजुअली 1 घंटे में स्टार्ट कर दे। अब इसमें जब कॉम्प्लीमेंट फीडिंग की बात आई तो कॉम्प्लीमेंट फीडिंग, इसने मैंने बताया था कॉम्प्लीमेंट फीडिंग सही समय में प्रॉपर अमाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट फीडिंग जो है बहुत बड़ा फॉल्ट होता है। मैक्सिमम जो केस होते हैं, जैसे और सब केस में हम DD बनाते हैं, वैसे सैम के केस में हमें काज पता करना होता है, कारण क्या, कोई ना कोई कारण होगा, उस कारण को हमें पता करके वही हमें ट्रीट करना होता है। अब जैसे कोई CHD है, कोई स्ट्रक्चरल या एनामली है, इस तरह का एनाटॉमिकल एनामली है, तो उस पर हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई फीडिंग का है, फंक्शनल उसको है, तो उसको हम पता करके उसको ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम फीडिंग, कॉम्प्लीमेंट फीडिंग आई, तो कॉम्प्लीमेंट फीडिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे हम बताना चाहेंगे।
कॉम्प्लीमेंट फीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लीमेंट फीडिंग से 6 कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती हैं, 6 कैरेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे को नहीं आता, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट फीडिंग के 6 कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होती है, वो 6 हम कैसे याद करेंगे। नेस्कैफ, NESCAF, नेस्कैफ से। N से होता है न्यूट्रिशन रिच होना चाहिए। कैसा होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट? न्यूट्रिशन रिच। तो हमने बताया था जैसे हमारे पास 2 तरह के मेजर बेसिक होते हैं, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो न्यूट्रिशन रिच ऐसा तुम्हें बैलेंस बनाना है कि आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट भी इनफ अमाउंट में हो और माइक्रो न्यूट्रिएंट भी इनफ अमाउंट हो। तो दोनों का बैलेंस रखना है। ये नहीं आप ऐसा फूड बनाते माइक्रो न्यूट्रिएंट बहुत है, माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी हो गई, ठीक है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो ने दोनों का बैलेंस कराना न्यूट्रिएंट। और मैंने बताया था 5 बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फूड, जो 5 ग्रुप है। जैसे मैंने पल्स एंड लेग्यूम बताया था, इसको मैंने कैसे PCM-FF करके याद करना है, या PCM-F2। P से पल्स एंड लेग्यूम, C से सीरियल होता है, M से मिल्क एंड मीट होता है, F से फैट एंड ऑयल होता है, और एक F से फ्रूट एंड वेजिटेबल। तो कोशिश करना है इसमें से मैक्सिमम चीज़ों का हो जाए, ठीक है, मिश्रण। जैसे दलिया खिचड़ी का बताया था कॉन्सेप्ट क्यों देते हैं कि मैक्सिमम चीज़ें, ठीक है। एक फ्रूट देना चाहिए, जैसे बनाना हम लोग देते हैं बच्चों में, ठीक है। फैट ऑयल वो करते हैं, गाढ़ी दाल, उसमें घी। तो कहीं ना कहीं तीनों टाइम मिला के हर चीज़ आपका आ जाता है। तो जो पहला कैरेक्टरिस्टिक न्यूट्रिशन रिच, उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट का और माइक्रो न्यूट्रिएंट का इनफ कॉम्बिनेशन होना चाहिए अच्छे से। दूसरा है PCM-FF, इन 5 का अच्छा कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ है जो बताया E से है एनर्जी रिच, एनर्जी रिच। अब देखो कॉन्सेप्ट समझो, एनर्जी रिच। बच्चे का न्यूनेट है या छोटा बच्चा है 7-8 महीने पे काम, उसका पेट कितना है, छोटा सा है, छोटे से वो है। अगर आप उसको एनर्जी रिच नहीं बनाओगे तो मान लो जैसे 100 किलो कैलोरी उसको नीड चाहिए, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है और फैट होता है। इससे 4 किलो कैलोरी मिलती है, इससे 4.5 किलो कैलोरी मिलती है, इससे 9 किलो कैलोरी मिलती है। अगर मान लीजिए इस नीड को उसको 20 ml मान लो देना पड़ रहा है, ठीक है। इसको लगभग 18 थोड़ा सा कम पड़ जाएगा। अगर वही फैट दे दोगे तो 10 ml में ही काम हो जाएगा, ठीक है, समझो, एनर्जी डेंस हो जाएगा। अब देखो 100 किलो कैलोरी, बेसिक प्रॉब्लम यह है कि स्टमक छोटा है। अगर आप ज़्यादा अमाउंट दोगे तो उसका तो ज़्यादा वो टॉलरेट ना कर पाए, वॉमिटिंग हो जाए, ठीक है। तो आपको अमाउंट कम करना है क्योंकि स्टमक छोटा है, और आपको रिक्वायरमेंट भी उसकी कम नहीं आ जाए। तो इसीलिए एनर्जी डेंस बना दो। तो एनर्जी डेंस के लिए मैंने इसीलिए लिखा है, क्या डाल देंगे, ऑयल डाल देंगे, घी डाल देंगे, और एक लिखा है थिक ग्रूल, मतलब थिक। अगर डाइल्यूटेड होगा तो ज़्यादा अमाउंट की जरूरत होगा, अगर थिक बना दोगे तो डेंस बना दोगे तो क्या होगा, कम अमाउंट में ही ज़्यादा पूर्ति करेगा। बस समझ भाई। तो यहाँ से मैंने समझाने के लिए बनाया, ठीक है। तो एनर्जी डेंस बनाने के लिए जैसे गाढ़ी दाल है उसमें 1 चम्मच घी डाल दिए, ठीक है। अब क्या एनर्जी बढ़ गई, ठीक है। उसमें ऑयल डाल दिए या उसको थिक ग्रूल बना दिए। तो एनर्जी डेंस बनाने के लिए आप ऑयल यूज कर सकते हैं, घी यूज कर, थिक ग्रूल। तो दूसरा जो पार्ट है एनर्जी डेंस होना चाहिए। पहला मैंने बताया न्यूट्रिशन रिच होना चाहिए, दूसरा एनर्जी डेंस होना चाहिए, एनर्जी रिच होना चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट है सैनिटेशन। सैनिटेशन देखिए जैसे मिल्क वाला बताए थे वैसे कॉम्प्लीमेंट फीड बनाने के लिए जो बना था बहुत सैनिटाइज हो, बच्चे में इन्फेक्शन के चांस बहुत ज़्यादा रहते। तो जितनी बार वो बनाएगा अच्छे से खुद का हाथ साबुन से धोएगा। जिस बर्तन जो यूटेंसिल्स यूज कर रहे हैं, बर्तन यूज कर रहे हैं, उसको भी अच्छे से क्लीन करना है, ठीक है। प्लस बच्चे को तो क्लीन करना है, ठीक है। बच्चे के साथ साथ जो करके, समझ रहे हो ना। तो सैनिटेशन बहुत जरूरी है। आप खूब बढ़िया बढ़िया कर रहे हैं, इन्फेक्शन हो गया, 2-3 दिन डायरिया होगा, सारा 5 दिन का मेहनत बर्बाद हो जाएगा, 1 हफ्ते का, समझ रहे हो। तो सैनिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे यूटेंसिल अच्छे से क्लीन करना है, हो सके तो वार्म वाटर से करो, आप सोप यूज करो, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी के लिए ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं टंग शेप। टंग शेप
वो जो उसका बन जाए। अब टंग शेप तो देखने बहुत, तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए एक यूज करते हैं फिंगर फूड। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी क्या होनी चाहिए। तो बहुत लोग बोलेंगे टंग शेप, ये वो तमाम चीजें, तो जिसका एग्जैक्ट है फिंगर फूड। फिंगर फूड का मतलब होता है कि जैसे उसमें लगाए तो फिंगर में चिपक जाए, गिरे नहीं। अगर फिंगर में लगाने के बाद गिर रहा है, इसका मतलब कि वो उसकी कंसिस्टेंसी कम है, और लगाने के बाद एकदम थिक भी नहीं होना चाहिए, ऐसा हो कि उंगली में अच्छे से लग जाए। अब देखो बच्चे खाते कैसे हैं, बच्चे अगर देखो यहाँ पे लगेगा नहीं आधा, तो बच्चा ऐसा उठाएगा, आधा गिराएगा, आधा खाएगा, आधा गिराएगा, आधा गिराएगा। अब तुम्हें 100 ग्राम देना था, तुम तो बहुत खुश हो कि अरे मेरा बच्चा 100 ग्राम खा लिया। आधा क्या किया, आधा खाया, आधा गिराया, तो गया तो उसके अंदर 50 ग्राम। लेकिन अगर फिंगर में लगा गएगा, नीचे नहीं गिरेगा, तो फिंगर को चाट चाट के जाएगा तो अंदर ही ना। इसलिए इम्पोर्टेंट है कंसिस्टेंसी क्या होना चाहिए उसका, ऐसा हो कि फिंगर में लग जाए। फिंगर फूड बोलते हैं इसको, ठीक है। फिंगर में एकदम लगे, चाट चाट के बढ़िया खा जाएगा, तो पूरा अमाउंट उसके अंदर जाएगा, ठीक है। कंसिस्टेंसी। नेक्स्ट पार्ट है अमाउंट। तो अमाउंट क्या हो जाएगा, अब आपको जैसे कॉम्प्लीमेंट फीडिंग 6 महीने, जैसे 7वां महीना स्टार्ट होता है तैसे हम स्टार्ट कर देते हैं कॉम्प्लीमेंट फीडिंग। स्टार्ट क्यों करते हैं, उसके पीछे वाला कॉन्सेप्ट हम क्लास में बताए थे कि 6 महीने तक दूध भी बढ़ रहा है, बच्चे का वो बढ़ रहा है, बच्चे का वजन भी बढ़ा, दूध बढ़ा, तो अमाउंट कंपलसरी है। 6 महीने के बाद बच्चे का वजन तो बढ़ रहा है, लेकिन मिल्क प्रोडक्शन माँ का कम हो जाए, अब यहाँ पे मिसमैच हो जाएगा, इसलिए 6 महीने पे वो करते हैं। 2 साल तक क्यों बताया था मैंने, ब्रेन की ग्रोथ 2 साल तक होती है। इसमें डोका होता है, डोकोसा हेक्सानोइक एसिड, जो कि माइलिनेशन में हेल्प करता है, ब्रेन मैच्योरेशन में हेल्प करता है, इसलिए 2 साल तक कराते हैं। करा सको 4-5 साल तक, जितने तक मदर को मिल्क होना चाहिए, बच्चा तो पिएगा, समझ रहे हो, तो करा सकते हो, लेकिन मिनिमम 2 साल तक कराना चाहिए, 6 महीने तक एक्सक्लूसिव। दोनों का 6 महीना 2 साल दिया गया है, तो उसके पीछे कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कंसिस्टेंसी वाला अमाउंट क्या है, अब शुरू में तो वो मतलब एक थाली तो खा नहीं लेगा, छोटा सा बच्चा है, तो शुरू में क्या होगा, आपको उसको स्पून से देना है। स्पून भी हमारे पास 2 तरह के होता है, ठीक है। एक होता है टेबल स्पून, एक होता है टी स्पून। एक होता है टी स्पून, एक होता है टेबल स्पून, ठीक है। तो टी स्पून का जो अमाउंट होता है 5 ml होता है, टी स्पून का जो अमाउंट होता है वो 5 ml होता है। टेबल स्पून का अमाउंट ध्यान लो 15 ml होता है। तो शुरुआत कैसे करेंगे, टी स्पून उसको ले रहा है अच्छे से, ठीक है। फिर आप करेंगे टेबल स्पून, फिर उसके बाद अगला स्टेप क्या जाएंगे, स्पून के बाद कटोरी। कटोरी का एक मीडियम साइज का जो होता है, अब एक बहुत वेरिएशन करता है, लेकिन अलग करीब 180, कहीं कहीं 200 ml, ठीक है, इसको 180 मानो, ठीक है, 180 ml। उसके बाद फिर आ जाएगा ग्लास, ग्लास यूज करो। ग्लास का लगभग 200 ml के आसपास होता है। ये अलग अलग बुक में अलग अलग दिया हुआ है, इसलिए इस पर बहुत वो नहीं करना। 100 तो क्या किया है, अमाउंट उसका एज बढ़ रहा है, अमाउंट धीरे धीरे। अब अमाउंट नापोगे तो नहीं हर बार ना, तो अमाउंट कैसे आप कंफर्टेबली कैसे बच्चे को दे सकते हो। आप स्पून लिए, स्पून में टी स्पून, टेबल स्पून, कटोरी और ग्लास, इस तरह से, तो आपका अमाउंट वाला पार्ट क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार देना है। तो 2 कॉम्प्लीमेंट फीडिंग 6 महीने पे स्टार्ट करते हैं। तो एक ऐसा एज ग्रुप है जो 6 महीने से 12 महीने के बीच है, और एक ऐसा एज ग्रुप है जो 12 महीने से 24 महीने के बीच है। तो जो 12 महीने से 6 महीने से 12 के बीच में, उसमें अब देखना है कि ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है बच्चा। बहुत लोग क्या होते हैं 6 महीने तक ब्रेस्ट फीडिंग, उसके बाद नहीं कराते। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग 6 महीने तक है, वैसे 2 साल तक कराना चाहिए, लेकिन किसी कारणवश नहीं करा रहे हैं। तो अगर विथ ब्रेस्ट फीडिंग है तो 3 बार मिनिमम देना है, ठीक है। ध्यान देना, मिनिमम 3 बार। अगर वो 4 बार ले रहा है और अच्छी बात है, 5 बार ले ले, लेकिन 3 बार तो उसको देना ही देना है विथ ब्रेस्ट फीडिंग। और अगर विदाउट ब्रेस्ट फीडिंग है तो मिनिमम उसको 5, अगर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं दे रहे हो इस एज में, दोनों 6 से 12 महीने, तो आपको मिनिमम 5 बार देना है। अगर वो 6 बार ले रहा है और अच्छी बात है, 7 बार ले रहा है और अच्छी बात है। तो विथ ब्रेस्ट फीडिंग, विदाउट 12 से 24 महीने के बीच में, इररेस्पेक्टिव ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, वो चाहे ब्रेस्ट फीडिंग ले रहा हो चाहे ब्रेस्ट फीडिंग ना ले रहा हो, उसको मिनिमम 5 बार तो देना ही देना है। तो आपको इस उसमें 5 टाइम्स देना है, चाहे विथ ब्रेस्ट फीडिंग हो चाहे विदाउट ब्रेस्ट फीडिंग हो, 5 बार देना। इसी को बोलते हैं, एक होता है IYCF गोल, इन्फेंट यंग चाइल्ड फीडिंग गोल, IYCF, ये IYCF का क्राइटेरिया है, ठीक है, इन्फेंट यंग चाइल्ड फीडिंग
गोल। तो ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट फीडिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है, क्लियर रहेगा। हिस्ट्री का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है डेवलपमेंट। मैंने एंटीनेटल, नेटल, पोस्टनेटल में मैंने कॉम्प्लीमेंट फीडिंग का अच्छे से डिस्क्राइब किया। डेवलपमेंटल हिस्ट्री, अब डेवलपमेंटल हिस्ट्री चूंकि इस बच्चे में, सैम के बच्चे में इन्फेक्शन प्रोन होता है। अगर किसी को इन्फेक्शन होगा, बार बार बीमार होगा, तो डेवलपमेंटली उसका डेवलपमेंटल कम हो सकता है। ठीक है, ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले या डेवलपमेंटल डिले हो सकता है, या हो सकता है पेरीनेटल एस्फिक्सिया हो, HI2 HI3 में गया बच्चा, फीड ना कर पा रहा सही से, उसके कारण वो सैम में भी गया, और उस HI के कारण या पेरीनेटल एस्फिक्सिया के कारण उसका डेवलपमेंटल डिले भी है। तो इसमें डेवलपमेंटल डिले होने के चांसेस ज़्यादा। तो उसका डेवलपमेंटल हिस्ट्री सारे डोमेन में 5 डोमेन होते हैं, लेकिन विजन हियरिंग लोग नहीं करते। तो ग्रास मोटर, फाइन मोटर और लैंग्वेज एंड सोशल। ठीक है, लैंग्वेज अलग अलग हैं, लैंग्वेज एंड सोशल, ये 4। विजन एंड हियरिंग नहीं लेते, ये 4 डोमेन में उसका लेना है। ठीक है, उसके अनुसार अगर ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले जिसमें आ रहा है उसको करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री। इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री सैम में इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये इन्फेक्शन प्रोन होते हैं। इन्फेक्शन क्यों होते हैं, कैसे मैंने बताया। इसमें एक सबसे ज़्यादा जो इन्फेक्शन होता है वो टीबी होता है, टीबी, निमोनिया। ठीक है, तो वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसकी वैक्सीनेशन टीबी के लिए BCG स्कार मार्क हम देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इन्फेक्शन के प्रोन बहुत ज़्यादा रहते हैं, इसलिए इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री अच्छे से और नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अनुसार प्रॉपर हिस्ट्री हम लेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है न्यूट्रिशनल या डाइटरी हिस्ट्री। ये तो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, डाइटरी हिस्ट्री ही समझ लो सब कुछ है। तो डाइटरी हिस्ट्री में हम बताए थे जनरल एग्जामिनेशन के पार्ट में, या नहीं बताए होंगे तो 2 चीज़ है, एक होता है कैलोरी, एक होता है प्रोटीन। ठीक है, उसका एक्सपेक्टेड क्या है, एक्सपेक्टेड क्या है, और उसका इनटेक क्या है, एक्चुअल में वो कितना ले रहा है। ठीक है, जैसे मैंने बताया उसका 1000 किलो कैलोरी चाहिए थी, 20 ग्राम प्रोटीन चाहिए था, वो ले रहा है 500 किलो कैलोरी। उसका ये अब तुम्हें उसका कैलकुलेट करना है। ये तो तुम्हें एज के अनुसार, मान लो 2 साल का, 2 साल में कितना चाहिए वो कर लिए एज के अनुसार। ये तुम उसका क्या क्या खाता है, कितने रोटी खाता है, क्या क्या खाता है, उससे कैलकुलेट किए। अब कैलकुलेट करने में आपका 500 आ जाएगा, ये मान लो 18। तो उसको प्रोटीन तो 2 ग्राम कोई बहुत होना है, कभी कभी ज़्यादा भी आता है। तो यहाँ पे कैलोरी उसको 50% डिफिशियंस है। ठीक है, अगर सैम का बच्चा है तो ओबियसली कैलोरी तो डिफिशियंस होगा ना। तो यहाँ पे डाइटरी हिस्ट्री, न्यूट्रिशनल हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये हिस्ट्री आपको कैसे, एज के अनुसार आपका हो गया कि इतने किलो कैलोरी, इतना प्रोटीन चाहिए थी, वो ICMR होता है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उसकी वो एज के बेसिस पे है, मेल फीमेल का अलग अलग है, वहाँ से देख लिए इतना चाहिए था। अब उसके बाद उसने सुबह नाश्ते में क्या लेता है, दोपहर में क्या लेता है, शाम को क्या लेता है, नाइट में क्या लेता है, 24 घंटे का पूरा कैलकुलेट किए क्या क्या लेता है, उसके अनुसार कैलोरी। अब यहाँ पे तुम्हें एक चपाती में कितने कैलोरी होता, कितना प्रोटीन, ये तुम्हें याद करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें हम कोई बहुत हेल्प नहीं कर सकते, जिसको हम वो जब वो ड्रग न्यूट्रिशन ये पढ़ाएंगे उसमें टेबल वाला, तो उसमें थोड़ा हेल्प बता देंगे कैसे कैसे चीज़ों को याद करना है, वहाँ पे हम बताएंगे। तो अभी के लिए ये चीज़, तो डाइटरी हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट। फैमिली हिस्ट्री, चूँकि न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम है तो पुअर फैमिली में ज़्यादा होगा, लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में ज़्यादा कॉमन होता है, सोशियो इकोनॉमिक लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में ज़्यादा का होगा। तो फैमिली हिस्ट्री सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री में क्या होगा, लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में आ रहा होगा। ठीक है, फैमिली हिस्ट्री पुअर होगा, उसका हाउस कच्चा होगा, सैनिटाइजन का पूरा व्यवस्था नहीं होगा। ठीक है, इन्फेक्शन प्रोन एरिया होगा। तो ये आपका हिस्ट्री वाला पूरा पार्ट ठीक है हो गया। तो हिस्ट्री कैसे क्या मिलेगा, डेमोग्राफी, चीफ कंप्लेन, प्रेजेंट इलनेस, एंटीनेटल डेवलप, सारे में क्या क्या मिलेंगे वो हमने अच्छे से बताया। अब दूसरा पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है एग्जामिनेशन। देखो एग्जामिनेशन में हम मिलने को बहुत कुछ होगा, वो हम जब कभी केस डिस्कस करेंगे केस वाइज। जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन 2 चीज़ होता है, एक होता है एंथ्रोपोमेट्री, और दूसरा जो एग्जामिनेशन में होगा वो हेड टू टो एग्जामिनेशन। ठीक है, तो एंथ्रोपोमेट्री हम
जो जनरल एग्जामिनेशन पढ़ा रहे हैं वहाँ में एक एंथ्रोपोमेट्री का एक अलग से पूरा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वेट कैसे लेते हैं, कैसे क्या लेते हैं, कितना नॉर्मल होना चाहिए, अब नॉर्मल क्या, सब कुछ लगभग 40-45 मिनट का वीडियो एंथ्रोपोमेट्री पे बनेगा, वो हम जनरल एग्जामिनेशन वाले पार्ट में वहाँ वीडियो बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे वो हेड टू टो एग्जामिनेशन इन कंट्रास्ट इन रेफरेंस टू सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन या माल न्यूट्रिशन वाले बच्चे में।